नमस्कार दोस्तों। पर 53 तक जो है वो अपने रूल पढ़ लिए थे पहले। 53 तक जो पढ़े थे वो पहले मैंने शॉर्ट नोट्स बना के और फिर पढ़ाए थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो बुक आपके हाथ में बहुत जल्द जो है वो आ जाएगी, या आने के बाद अगर आप देख रहे हो, ये जो किताब है, इसका रोल नंबर 54 से मैं शुरू कर रहा हूँ। पिछला वाला भी मैं आपको रिपीट करूँगा, लेकिन पहले एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए अपना, उसके बाद हम लोग इसको पहले वाले को रिपीट करेंगे, ठीक है? ये क्लास मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा, इसलिए यूट्यूब वालों के लिए भी मैं बता दूँ कि बुक के हिसाब से पूरा कंटेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना? आप तसल्ली से देखना, आपको लेनी है, नहीं लेनी है, उन सब चीज़ों पर हम लोग उसी समय देखेंगे, है ना? आप देख लेना अपने सुविधा अनुसार। देखो, अब मैं आपको 1-2 बातें पहले थोड़ी-सी क्लियर कर देना चाहता हूँ इसको पढ़ने से पहले। इस बुक में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे एज़ इट इज़ लेने पड़े। क्यों लेने पड़े? जो थोड़े से क्लिष्ट थे, थोड़े लैंग्वेज उनकी टफ थी, लेकिन कानून की जो भाषा है, उसमें हमें कुछ वर्ड्स लेने पड़ते हैं। आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। जैसे 2 चीज़ें हैं, एक है पानी, इसके पर्यायवाची है जल और इसी का पर्यायवाची है एक नीर, है ना? है तो पर्यायवाची, लेकिन क्या कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का पर्यायवाची होती है? कभी नहीं होती। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। आप अगर कहीं लिखोगे, आपने जैसे लिखा कि मैं पानी-पानी हो गया, है ना? बहुत ध्यान से समझना आप, कोई किसी की कॉपी नहीं होता। एक तरीके से पर्यायवाची कॉपी तो होता है, कोई किसी की कॉपी नहीं होता, कॉपी कॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। पानी पानी हो गया, क्या आपने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इसको रिप्लेस करके, पानी पानी को रिप्लेस करके क्या यहाँ जल जल लिख सकते हो, या आप यहाँ नीर नीर लिख सकते हो? आप बताओ कौन सा सेट हो रहा है? मैं शर्म से पानी पानी हो गया, हया, शर्म, यानी मेरे अंदर जो है वो पानी पानी हो गया। अब उसमें एक अलग ही फीलिंग आ जाती है कि शर्म, शर्मा गया है। जैसे लड़का लड़की देखने गया हो, लड़की जो है वो लड़के को देखने गई, है ना? एक दूसरे को देख के और शर्मा जाए, सेम कहानी है। तो पानी पानी हो गया, यही फिट बैठता है। लेकिन अगर आपने गलती से ये कह दिया कि मैं वहां लड़की देखने गया और वो मुझे देख के जलजल हो गई, थोड़ा बेकार सा नहीं लग रहा है? वैसे ही सेम कहानी ऐसी है कि हम लड़की देखने गए और वो नीर नीर हो गई, बैठता है क्या फिट? नहीं बैठता है। इसलिए पर्यायवाची कभी किसी चीज का नहीं होता। आप अपने जैसे, आप स्वयं हो, आपके जैसा कोई दूसरा ही दुनिया में ना हुआ है ना होगा, ठीक है ना? तो पहली बात आप ये ध्यान रखें। इसीलिए मैंने इस बुक में कुछ वर्ड्स जो हैं वो एज़ इट इज़ लिए हैं। एज़ इट इज़ मुझे इसलिए लेने पड़े, मैं चाहता तो उनमें और हेर-फेर कर सकता था, लेकिन कानून की जो लैंग्वेज है ना, उसके हिसाब से वही फिट बैठते हैं, है ना? इसलिए मैं जानबूझकर भी उनमें कुछ हेर-फेर कर नहीं पाया। उनकी इंग्लिश मैंने साथ में दे दी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, आज ये बुक का डेमो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या पढ़ाते हैं, सब चीज़ें आपके सामने हैं। हम चैप्टर 7 से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 7 हमारा कहता है सहकारी सोसाइटियों की संपत्तियां और निधियां। कोई भी सोसाइटी, अगर उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है उसकी, तो उसके पास फंड्स है। उन फंड्स को वो कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। जब गवर्नमेंट ने उसको रजिस्टर किया है, भाई रजिस्टर्ड जिसने किया है, वही तो बताएगा कि आपको क्या-क्या करना है। तो ये एक्ट में जब लिखा है कि आपको रजिस्टर्ड करनी है, तो इनकी संपत्तियों को आपको कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बात हमें कही गई है। प्रॉपर्टीज एंड फंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है? रूल नंबर 54, रूल नंबर 54 कहता है टूबत ऋण और हानियों का अपलेखन, है ना? अब देखो अपलेखन, अब इसकी जगह चाहते तो हम कोई और दूसरी चीज कर सकते थे। अपलेखन, अपलेखन से ही समझ में आए। राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स एंड लॉसेज। बैड डेब्ट क्या होती है? बैड डेब्ट ये होती है कि आप सोसाइटी हो और आपने ए आदमी को पैसा दे दिया। ए आदमी ने क्या किया कि वो उस पैसे को खा गया, उसने नहीं चुकाया, और आपको लग रहा है कि अब ये पैसा आने की उम्मीद भी नहीं है, ये चोर के हाथ में गया। तो आपको करना क्या पड़ेगा? भाई आप ये समझो, तो आप एक एग्जांपल से समझना, या आप हो, ए फॉर आप, या आपका बी फॉर बायला है, दोस्त है, ठीक है? आपने इसको पैसा दिया, आपने जो लिया था वो लिया था पापा जी से, ठीक है? अपने खर्चे के लिए, और पापा से खर्चे के लिए लेकर आपने अपने पास रखा हुआ था। इसके बाद में आपने दे दिया अपने दोस्त को।
₹1000 दे दिया, दोस्त की हो गई नीयत खराब, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो अब आप क्या करोगे? आपको तो पिताजी को देना था कि पापा मेरा जो दोस्त है उसने पैसे मांगे, मैं दे दूंगा आपको। अब अगर इसने नहीं दिए तो फिर पैसा कौन देगा? फिर आप दोगे, ठीक है, अपनी जेब से। तो नुकसान किसको हुआ? आपको। अब इसकी भरपाई कहाँ से होगी? इसकी भरपाई होगी कि मान लीजिए आपने मम्मी से जो है थोड़ा-थोड़ा बचा के रखा हुआ था, या अगर आप फीमेल हो, तो घर में जो रिश्तेदार आते हैं वो 10-10, 20-20 रुपए, ₹50 दे जाते हैं, तो आपने बचा-बचा के रखे हुए थे ₹1000 आप करके, और आपने पापा को फ्री कर दिया कि लीजिए पापा, ये आपका पैसा फ्री कीजिए। सेम यही कहानी सोसाइटी के साथ होती है। सोसाइटी ट्रस्ट करके पूरे कागजात लेके, चेक वगैरह लेके लोन तो दे देती है, लेकिन उसके बाद अगर ये आदमी नहीं चुकाए तो फिर सोसाइटी को अपना जो प्रॉफिट है, ठीक है, अपना जो प्रॉफिट है उसमें से इस पैसे को खत्म करना पड़ता है। मान लीजिए इसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 20,000 का अगर इसका डूबत ऋण है, तो वो 20,000 प्रॉफिट में से कम करने पड़ेंगे। यही है राइट ऑफ करना। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट आप जानते हो क्या होती है? हर साल होती है। सोसाइटी का जो लेखा जोखा है उसका पूरा एक विवरण जो है वो तैयार किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट। मैं डूबत ऋण यानी कि जो डूब चुका है, अब उसके आने की उम्मीद नहीं है, और ऑडिट रिपोर्ट में इसको प्रमाणित कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट में डूबत ऋण के रूप में प्रमाणित या ऐसे ऋण जो वसूल नहीं हो सकते हो, सोसाइटी उस ऋण की मूल रकम यानी जो प्रिंसिपल है, जितना पैसा दिया था। आपने सुना होगा ना गाँव में जो ब्याज का काम करते हैं, कि ये मूल से प्यारा ब्याज होता है, यानी 1 लाख रुपए दिए, 2,000 रुपए महीने के ले लिया करते हैं वो लोग। तो 1 लाख जो दिया वो तो हो गया मूल, उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो हो गया ब्याज। तो उसकी मूल रकम और उसके ब्याज, यानी ऐसा नहीं है कि आप राइट ऑफ जो करोगे वो केवल और केवल मूल रकम को ही करोगे, यानी 1 लाख दिया था, 1 लाख को फ्री कर दिया, नहीं। उस पे जो ब्याज लगा है वो, और उसकी रिकवरी वगैरह में या उसको और कोई चीज में देने में आपको खर्चा भी लगा होगा, आपके अधिकारियों को भी आपने दिया होगा कुछ उस रिकवरी के लिए, वो खर्चा भी आपको राइट ऑफ करना। सही, तो उसके ब्याज व उस पर वसूली हेतु किए गए खर्चे को अपनी डूबत ऋण निधि बैड डेब्ट फंड जो है उसमें से आपको कंप्लीट करना है। लेकिन मान लीजिए आपका जो बैड डेब्ट फंड है, इस फंड में पैसा ही नहीं है। इस फंड में पैसा था 2 लाख रुपए, मान लीजिए आप ऐसा, ठीक है, और आपका जो लोन है वो था 3 लाख का, खर्चों समेत 3 लाख का हो गया। तो पैसा तो 2 लाख ही है, आप 3 लाख कहाँ से दोगे? इसके बाद में आगे कहा है कि जो अतिशेष सरप्लस जो है ना, जो फंड जो और बच गया, जो राइट ऑफ नहीं किया जा सका डूबत ऋण निधि से, अगर कोई हो तो उसे आरक्षित निधि यानी रिजर्व फंड में से या शेयर पूंजी में से अपलिखित कर सकेगी। अब देखो ये बात मैं आपको बता दूं, ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता कि रिजर्व फंड में से भी किसी जो डूबत ऋण है उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। नहीं पता है, मैंने प्रैक्टिकल जानकारी ली मेरे साथियों से जो सीसीबीज में कार्यरत हैं या जहां भी हैं कार्यरत, उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा रिजर्व फंड को नहीं छेड़ सकते, जबकि एक्ट में लिखा हुआ है ये बात। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई किसी भी डूबत ऋण को कहाँ से या किस निधि से अपलिखित किया जा सकता है, तो उसको राइट ऑफ किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपको दे देगा डूबत ऋण निधि से, दूसरा दे देगा आरक्षित निधि से, तीसरा दे देगा शेयर पूंजी से, इनमें से कोई नहीं, या चौथा ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है ना, चौथा दे दिया उपरोक्त सभी। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन यहीं से निकल कर आते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन दे देगा और ये छोटी सी चीज आपसे पूछ लेगा, या अपलिखित करते समय किन किन राशियों को अपलिखित किया जाएगा, मूल रकम को, ब्याज को, उस पर हुए खर्चे को, या अन्य उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको केवल एक को टिक नहीं कर सकते। देखो हर टीचर का पढ़ाने का अंदाज अलग होता है ना, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा होगा उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा आपको, लेकिन आप ये वीडियो भी आप पूरा देखना ना, आपके लिए ये अच्छा रहेगा, फायदे का सौदा रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। ज्ञान ही है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता भाई, हर आदमी अपने आप में अव्वल दर्जे का होता है, लेकिन मैंने कहा ना कॉपी कॉपी होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल। ये मेरा ओरिजिनल रूप, आपका भी ओरिजिनल रूप है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, कहाँ कहाँ से राइट ऑफ हो सकता है? एक तो डूबत ऋण निधि, जो बेड डेप्ट फंड अगर आपने बनाया हुआ हो। फंड क्या होता है कि जैसे प्रॉफिट आया सोसाइटी का पूरा,
जो सोसाइटी का प्रॉफिट आया उसमें से हमने ये देख लिया कि यार हमें इन फ्यूचर हो सकता है ऐसी कोई हानि हो जावे जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। तो फिर ऐसी हानि के लिए हम एकदम से पैसा कहाँ से लाएंगे? वो है ना, आग लगने पर कुआं खोदना, वो काम नहीं हो सकता ना। कुआं तो आपको पहले ही खोदना पड़ेगा ताकि उसमें पानी आ जाए, आग लग जाए तो आप तुरंत बाल्टी निकाली और पानी डाल दी। सेम कहानी करती है सोसाइटी। जब उनका प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा साइड में निकाल के रख देती है, फंड बना लेती है अलग से, है ना? जैसे आप कई लोग जो घूमने के शौकीन होते हैं वो हर महीने हजार रुपए जोड़ते चलते हैं, 12 महीने के 12,000 रुपए हो जाते हैं, फिर उनको लगता है 12,000 में अब घूम के आया जा सकता है। कुछ लोग होते हैं कि इतने का मुझे सोना खरीदना है, इतने के मुझे शेयर इन्वेस्ट करने हैं। सेम उसी कंसेप्ट पे चलती है सोसाइटी, ठीक है ना? तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। देखो पूरी डिटेल मैंने इसलिए दी है क्योंकि बिना डिटेल पढ़े ना तो ये पॉसिबल नहीं है। कई बच्चों ने मुझे कहा भी है, कई बच्चों ने मुझे ज्ञान भी दिया, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। वो कहते हैं सर आप एक-एक लाइन में लिखवा दो, जैसे ऑडिट रिपोर्ट में ये लिख दिया, डूबत ऋण कहाँ से होगी? यहाँ आपने लिख दिया डूबत ऋण निधि से। लेकिन वो चीज़ आपके समझ में नहीं है। पढ़ाऊँगा तब तो समझ में आ जाएगी, पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन जब आप किताब खोल के देखोगे तो नहीं आएगा समझ। ये किताब की लैंग्वेज है, ठीक है? अब देखो, लेकिन अब साहब आप राइट ऑफ तो कर दोगे, लेकिन क्या आप सोसाइटी अपनी मर्ज़ी से कर सकती है? सोसाइटी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। इसके लिए सोसाइटी को किसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी? साधारण निकाय। साधारण निकाय क्या होता है? साधारण निकाय होती है जनरल बॉडी। अब साहब ये जनरल बॉडी क्या चीज़ है? तो देखो, सोसाइटी में बहुत सारे सदस्य होते हैं। बहुत सारे सदस्यों से, मान लीजिए 200 सदस्यों से मिलके और एक सोसाइटी बनती है। इन 200 में से 12 सदस्य तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड यानी इन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब यहां से आपको 2-3 सवाल पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि साहब सोसाइटी का जो समिति होती है, इससे जो बनती है ना उसको हम लोग बोलते हैं समिति। आप इन दोनों में फर्क समझना, एक होती है सोसाइटी, एक होती है समिति। सोसाइटी तो जो रजिस्टर्ड होती है वो होती है, इस सोसाइटी में से इसका जो काम धाम देखेगी उसके लिए जो गठित की गई है वो होती है समिति। यहां से सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई किसी सोसाइटी की समिति में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आपका आंसर होगा 12 सदस्य। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है इसकी। निर्वाचित मेंबर अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? अधिकतम 16 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो होंगे 12। ठीक है, इसमें से मान लीजिए जो सोसाइटी में रजिस्ट्रार का प्रतिनिधि है वो अलग रहेगा, वो इसमें काउंट नहीं होगा। ये किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे? साधारण निकाय के द्वारा, है ना? ये बात आप बहुत अच्छे से समझ के रखना। तो ये लोग जो इलेक्टेड हुए, है ना, ये इलेक्टेड मेंबर्स इस चीज का डिसीजन नहीं करेंगे। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सोसाइटी की डूबत ऋण निधियों को अपलिखित करने का अधिकार किसके पास है, तो वो या किसकी अनुमति से किया जाएगा, तो उसका आंसर होगा साधारण निकाय। उसका आंसर आप समिति नहीं दे सकते, ध्यान रखना आप। कमिटी बिल्कुल अलग चीज है, सोसाइटी अलग चीज है, कमिटी अलग चीज है। जहां कमिटी लिखा हुआ है इसका मतलब ये इन 12 आदमियों की बात कर रहा है, जहां सोसाइटी लिखा हुआ है इसका मतलब कंप्लीट सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं, है ना? तो साधारण निकाय की मंजूरी के बिना डूबत ऋण को आप अपलिखित राइट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर सोसाइटी किसी वित्तीय बैंक से संबंध है, संबंध मतलब एफिलिएट, ये इंग्लिश में बोल दिया मैंने। यानी अगर आपको पैसा चाहिए, रजिस्ट्रार क्या करता है, जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उनको वित्त पोषित बैंक का दर्जा दे देता है। यानी कि अगर आपके क्षेत्र की सोसाइटियों को अगर पैसे की जरूरत होगी तो इनको पैसा आप उपलब्ध कराएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको उपलब्ध कराना ही कराना है उनको। जैसे गाँव में जो ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है, इनको फंड उपलब्ध करवाना होता है। ये किसानों को बिना ब्याज के फसली ऋण देते हैं। ये कौन उपलब्ध करवाता है? ये करवाता है सीसीबी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको राइट ऑफ करना है, सोसाइटी का कोई पैसा डूब गया और सोसाइटी ने किसी बैंक से पैसा ले रखा था, भाई बैंक से एफिलिएटेड है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर सोसाइटी किसी वित्तीय बैंक से संबंध हो और उसकी ऋणी हो, यानी सोसाइटी ने बैंक से पैसा ले रखा हो, तो क्या करेगी? पहले बैंक और रजिस्ट्रार का लिखित में अनुमोदन प्राप्त करेगी। अब देखो अनुमोदन ही मैंने हर बार लिखा है, अनुमोदन बोले तो अप्रूवल। ठीक है, इसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कहां से? रजिस्ट्रार से और बैंक से कि साहब हम ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं? अगर वो परमिशन दे देते हैं तो उसके बाद ही सोसाइटी राइट ऑफ कर सकती है। ठीक है, पहली बात तो ये समझना आप।
अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, किसी वित्तीय बैंक से संबंध सोसाइटी यदि अपने ऋणों को अपलिखित करना चाहे तो उसे पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? पहला, वित्तीय बैंक की, संबंधित वित्तीय बैंक की, दूसरा रजिस्ट्रार की, तीसरा राज्य सरकार की, चौथा ऑप्शन दे देगा ए और बी दोनों की, पांचवा किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सक्षम है। अब अगर आपको ये डिटेल में अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें क्या जवाब देना है। पूरी एक रचना, पूरी एक डेफिनेशन जो है वो हम समझ रहे हैं, है ना? ठीक है। सोसाइटी किसी वित्तीय बैंक से संबंध हो और उसकी ऋणी ना हो। अब देखो इसमें भी दूसरी चीज है, इसमें दो चीजें हैं, छोटे छोटे माइनर से डिफरेंस है। एक तो वो वित्तीय बैंक से एफिलिएटेड तो है, लेकिन उसने लोन ले रखा है। एक में तो लोन ले रखा है, एक में लोन नहीं ले रखा है। अगर लोन ले रखा है तो आपको बैंक से भी अनुमोदन लेना पड़ेगा और रजिस्ट्रार से भी अनुमोदन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर लोन नहीं ले रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार की परमिशन की जरूरत है, आपको बैंक की जरूरत नहीं है। यानी आप लोन लिया करते हो उससे, लेकिन अभी आपका कोई लोन बकाया नहीं है, आप फ्री हो, है ना? तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको केवल रजिस्ट्रार की परमिशन की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देखो, ऋणी न हो तो रजिस्ट्रार का लिखित में अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अब केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में, अगर कोई केंद्रीय सहकारी बैंक है और उसको अपना जो लोन है वो राइट ऑफ करना है, तो शीर्ष बैंक और रजिस्ट्रार से लिखित में अनुमोदन लेना होगा। इनको किससे? अपेक्स बैंक से, क्योंकि सीसीबी किससे फंड लेती है? वो लेती है अपेक्स बैंक। पिछली ऑडिट रिपोर्ट में क और ख श्रेणी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, क और ख श्रेणी, ए और बी श्रेणी की जो सोसाइटियां हैं उनको ए और बी के रूप में वर्गीकृत सोसाइटियों को डूबत ऋण निधि से अपलिखित करने के लिए किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आप ए और बी कैटेगरी में, आपने ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसमें वर्गीकृत आपको जो क्लासिफाइड किया है वो अगर इस हिसाब से किया है ए और बी में, तो आपको फिर अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगला है सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि। आपने राइसेम का नाम सुना होगा, ये राइसेम इसी की देन है। ठीक है ना, यही ट्रेनिंग करवाती है। इसके बारे में क्या कहा गया है कि भाई शीर्ष सहकारी सोसाइटियों, जितनी भी शीर्ष सहकारी सोसाइटियां, जैसे बैंक के मामले में अपेक्स बैंक हो गई, राजफेड हो गई, है ना, डेयरी के मामले में जो है वो आरसीडीएफ हो गई, तो ये जो शीर्ष सोसाइटियां हैं ये सब मिलके, और जो राजस्थान राज्य सहकारी संघ है, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है, इनसे परामर्श लेके, इनके साथ बातचीत करके, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक ऐसे फंड का गठन करेगा कि भाई जिसको सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि हम लोग कहते हैं। आप देखना, जब अनुसूचियां दी गई जो है उसमें अनुसूची 1 में जो है इसका जिक्र है कि सहकारिता के सिद्धांत क्या है, उसमें से एक है उसका शिक्षा उपलब्ध कराना। यानी आप जो कोऑपरेटिव बॉडीज को चला रहे हो उनके सदस्यों को आपको प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग देनी है कि भाई आप किस तरीके से काम करोगे, किस तरीके से आपको फील्ड में जो है सोसाइटी के हित में काम करना है, लोगों के हित में काम करना है। क्योंकि इनका उद्देश्य पैसा कमाना तो है ही नहीं ना, अपने सदस्यों की जो आर्थिक सहभागिता है, जो सदस्य पैसा लगा रहे हैं उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, सोसाइटी के हितों को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है ना, ये लोगों के हित में काम करती है। इसीलिए ऐसा एक फंड बना दिया गया है, एक्ट में प्रावधान कर दिया भाई कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड जो है उसको बना दो। राइसेम जो है वो इसमें ट्रेनिंग करवाता है, आपको ध्यान हो तो। वो जो फंड है ना, उसी से पैसा मिलता है उनको। इसका सर्जन यानी बनाना और विनियमन यानी रेगुलेशन, अब देखो ये दोनों ही शब्द अपने आप में अलग है, आप इनका इंग्लिश में देखोगे ना तो बहुत सी चीजें आपको साथ साथ मिल जाए। सर्जन यानी इसका गठन भी यही करेगा, और इसको रेगुलेट भी कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें से आप पैसा कहाँ से आएगा? गठन तो आपने कर दिया, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? और मान लो कोई सोसाइटी मना कर देवे कि हम नहीं चुकाते, जाओ, हमें नहीं देनी अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग, हम खुद सक्षम है, कोई अध्यक्ष आ जावे ऐसा, इसके लिए भी एक्ट में प्रावधान कर दिया। प्रावधान क्या किया है? सोसाइटियों द्वारा अपनी निधियों, अपने जो फंड्स हैं उनमें से इसमें धन जमा कराना होगा, और ये धन अधिनियम की धारा 100, अधिनियम की धारा 100 किससे रिलेटेड है? अधिनियम की धारा 100 रिलेटेड है जो वसूली होती है की प्रक्रिया से।
कि वसूली किस तरीके से होगी। ठीक है, वसूली किस तरीके से होगी? तो जिस तरह धारा 100 में किसी लोन की आपने दिया है, कोई पैसा सोसाइटी को नहीं चुका रहा है, अगर उसकी वसूली नहीं हो पा रही है ना? तो धारा 100 के तहत उसका नोटिस जाता है, उसका मांग नोटिस जाता है, उसके बाद में उसकी, तो सेम तरीके से आप उस सोसाइटी से वसूल करोगे। और ये गवर्नमेंट जिस तरीके से लैंड जो रेवेन्यू वसूल करती है ना, भू राजस्व, जो भूमि है उस पे जो लैंड रेवेन्यू वसूल करती है गवर्नमेंट, सेम उसी तरीके से वसूल किया जाएगा। यानी इसको कोई रख नहीं सकता। धारा 100 के तहत भू राजस्व की तरह वसूली होगा। इस तरीके से वसूल कर सकती है गवर्नमेंट। और सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा, जो उसका जो आम सभा है उसकी, जो जनरल बॉडी है, उसने जो शुद्ध लाभ की का आवंटन कर दिया। आवंटन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इसमें से शुद्ध लाभ में से इतना पैसा हम कर्मचारियों की तनख्वाह में देंगे, इतना पैसा जो है हम फला चीज में देंगे, इतना पैसा रिजर्व फंड में जमा कराएंगे, इतना पैसा जो है वो राइट ऑफ करने के लिए लोन को उस प्रोविजन करेंगे, इतना पैसा जो है हम कंप्यूटर के लिए रखेंगे, इतना पैसा फर्नीचर के लिए रखेंगे, इतना पैसा बैंक में गाड़ी खरीदनी है उसके लिए रखेंगे, इतना पैसा सोसाइटी के जमीन लेनी है उसके लिए रखेंगे। इन सबका जब आवंटन हो जाए तो इसके 2 माह के अंदर-अंदर जो है वो आपको ये राशि भेजनी होगी। अब यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि भाई रजिस्ट्रार जो है वो सहकारी निधि, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि का गठन किसके कहने पे या किसके परामर्श से करता है? तो शीर्ष सहकारी सोसाइटियाँ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे देगा राजस्थान राज्य सहकारी संघ, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा दे देगा राज्य सरकार। इस तरीके से आपसे पूछ, और किसी सोसाइटी को शुद्ध लाभ के आवंटन के कितने माह कितनी समयावधि में ये पैसा जो है वो इस निधि में भेजना आवश्यक होगा। तो भाई ये 2 माह के अंदर-अंदर भेजना। आपको ऑप्शन दे देगा 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, है ना? छोटा-सा क्वेश्चन निकल के आ सकता है इससे। देखो एग्ज़ामिनर है ना, कुछ भी पूछ सकता है। वो उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? अन्य निधियों का विनिधान। विनिधान मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक्स्ट्रा जो इनकम बच गई, है ना? इन फंड्स का आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? इसके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। ऐसा नहीं है आपने ₹2 सैकड़े पे दे दिया, सोसाइटी का पैसा है। ऐसा नहीं दे सकते आप ऐसा नहीं दे सकते, ठीक है ना? इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ लिखा हुआ है कोई सोसाइटी रिजर्व फंड, पहली बात तो आप पैसा कहाँ रखोगे? रिजर्व फंड में, आरक्षित निधि इसको कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य निधियों को धारा 49 में निर्धारित रीति से तब इन्वेस्ट करेगी जब उन निधियों का उपयोग उसके कारोबार में, अब देखो मैंने कारोबार लिखा है, कारोबार में सब चीजें आ जाती है, कारोबार और कारोबार में कोई फर्क नहीं है, दोनों का इंग्लिश में मीनिंग जो है वो बिजनेस ही है। धारा 49 क्या कहती है? धारा 49 में कुछ पर्टिकुलर जगह बताई गई है, सीसीबी बताई है, आपको शीर्ष बैंक बताया है, परिसीमित दायित्व वाली सोसाइटी बताई है ना? वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरी जगह नहीं कर सकते। ऐसा मैंने बताया ना अभी, जहाँ मर्ज़ी हो वहाँ नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप तब इन्वेस्ट करोगे जब आपके कारोबार में वो काम में ही नहीं आ रही। मान लीजिए आप खाद खरीद के और लोगों को दे रहे हो, एक सोसाइटी मैनेजर को लगता है कि यार ये खाद यहाँ मैं खरीद रहा हूँ, फालतू की बेकार है, ना इसमें कोई ऐसा पैसा बच रहा है, ऐसा करता हूँ मैं तो इसकी एफडी करा देता हूँ। तो भैया आप एफडी नहीं करा सकते। आपका काम क्या है? आपका काम है वहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको चीज़ें प्रोवाइड करवाना, उनको सुविधाएँ प्रोवाइड करवाना। लेकिन आप जो है उस पैसे को ऐसे नहीं कर सकते। जब आपके वो काम में नहीं आ रहा, आपके खाद की पूर्ति कंप्लीट हो गई, इसके बाद आप उस पैसे को जमा करा सकते हो, इससे पहले नहीं करा सकते। ठीक है? रजिस्ट्रार सोसाइटियों द्वारा प्रतिभूतियों में विनिहित की जाने वाली अधिकतम रकम तय कर, प्रतिभूतियों मतलब होता है सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह खरीद के रखती है ना सोसाइटीज, तो इनमें जो इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा उसकी मैक्सिमम लिमिट तय कर सकता है, ये रजिस्ट्रार तय करेगा। अब देखो कई बार क्या है, आप ऐसे तो अपने को हल्के में लगता है सब कुछ, लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो आपको रजिस्ट्रार और इसमें राज्य सरकार में कई जगह कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कई जगह रजिस्ट्रार भी है, राज्य सरकार। तो यहाँ वैसे सर्वे सर्वा जो है वो रजिस्ट्रार है। आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या कहीं और आपने कहीं सिक्योरिटी दे रखी है, इन सब के लिए मैक्सिमम लिमिट तय जो करेगा वो रजिस्ट्रार करेगा। ठीक है? अब ऐसी सोसाइटी जिसने अपनी वर्किंग कैपिटल जो है
यानी पूरी जो कारोबार उसका जो है, वो उसका जो पूरी वर्किंग कैपिटल है, कार्यकरण पूंजी जो है, अगर उसका 10% या अधिक भाग सिक्योरिटीज में निवेश किया हुआ है, ऐसी सोसाइटी जिसकी जो वर्किंग कैपिटल है, वो मान लीजिए 10 लाख रुपए है और उसका 10% यानी 1 लाख रुपए वो सिक्योरिटीज में निवेश करती है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से एक निधि का गठन करना। अब देखो, सोसाइटियों को इन्वेस्टमेंट की इजाजत तो दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ उनके बचाव का भी तरीका ढूंढा गया कि अगर मान लो इन्होंने कहीं सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा इनका डूब गया, तब क्या होगा, तो देखो इसके लिए यहाँ प्रावधान किया, उस सोसाइटी को निवेश राशि में संभावित हानि। अब देखो, संभावित हानि क्या होती है कि एकदम से ऐसी कोई चीज आ गई, एकदम से आपका कोई लोन जो था वो आपको चुकारा नहीं हो पाया उसका, तो वो एक तरीके से आपका लॉस ही है। ऐसी किसी हानि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निवेश घटत बढ़त राशि, निवेश घटत बढ़त राशि यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, यानी ऊपर नीचे, है ना, जो निवेश घटत बढ़त राशि है, निधि है, उसको गठित करना होगा। अब आपसे पूछ ले वे, सवाल पूछ ले कि घटत बढ़त राशि, घटत बढ़त जो निधि है ना, निवेश घटत बढ़त राशि जो है, निधि जो है, उसका गठन कौन सी सोसाइटी करेगी? पहला ऑप्शन, सभी सोसाइटियों को करना अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन, शीर्ष और केंद्रीय सोसाइटियां। तीसरा ऑप्शन दे देवे, जिन सोसाइटियों ने प्रतिभूतियों में अपनी वर्किंग कैपिटल का कम से कम 10% भाग लगाया हुआ हो। चौथा, सरकार जिसको कह देवे वही करेगी। अब ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया तो फिर आपका आंसर क्या होगा? फिर आपका आंसर ये होगा कि जिसने 10% अपनी वर्किंग कैपिटल का 10% अगर इन्वेस्ट कर रखा है कहीं, तो उसको ये घटत बढ़त निधि का गठित करनी होगी। निवेश में संभावित हानि की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त सीमा तक निधि गठित करने हेतु प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ का स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो आपको इसमें जमा कराना पड़ेगा। यानी संभावित हानि की पूर्ति के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो पैसा है वो इन्वेस्ट करोगे, है ना, इसमें घटत बढ़त निधि, इसमें पैसा आपको जमा कराना होगा हर साल। शुद्ध लाभ जो हो गया ना, देखो, जो फाइनल होता है शुद्ध लाभ का, जो प्रॉफिट होता है किसी भी सोसाइटी का, उसके बाद में उसको डिसाइड किया जाता है कि इस पैसे को कहाँ-कहाँ चुकाया जाना है, कहाँ-कहाँ लगाया जाना है। पूरे साल का, अगले साल का लेखा-जोखा पहले तैयार कर लिया जाए, है ना? तो उसमें आपको इसके लिए भी अ, इसमें भी कुछ परसेंटेज जो है वो आपको इसमें भी डालना पड़ेगा, जो आपको बता दिया जाए। रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से कोई सोसाइटी अपने कारोबार के लिए भूमि या भवन जो है वो पट्टे पर खरीदने, लीज पर जो लेते हैं भवन बनाने या उसका रिनोवेशन करवाने के लिए अपने सारे फंड्स या उसके कुछ पार्ट को जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार की। यानी रजिस्ट्रार की परमिशन ले लीजिए और उसके बाद पैसा जो है वो आप इसमें लगा सकते हैं। इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना की जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लिख दी ताकि आपको पता रहे कि परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार की लेनी। अब आगे इस कंडीशन को समझना, ये नहीं आती समझ में। निम्नलिखित मामलों में उपयुक्त नियम के प्रयोजन प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होंगे जब सोसाइटियों द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में अचल संपत्तियां खरीदी जाए। ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है कि रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से ही आप भवन खरीद सकते हो, पट्टे को लीज किसी जमीन को लीज पर दे सकते हो, है ना, लीज पर ले सकते हो, भवन बना सकते हो, उसका रिनोवेशन करवा सकते हो, है ना। ये बात जो है वो यहाँ लागू नहीं होगी। कहाँ पर? भाई आपको जमीन खरीदनी है, तो आपको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार की। लेकिन यहाँ एक पेच है, यहाँ एक पेच ये फंसा हुआ है कि मान लीजिए किसी सोसाइटी का कोई पैसा था और वो किसी आदमी को दिया हुआ था और उस आदमी ने पैसा नहीं दिया। अब सोसाइटी क्या करेगी? अब सोसाइटी उसको कहेगी भैया हम तेरी ज़मीन बेचेंगे, है ना? हम तेरी ज़मीन बेचेंगे और तुझे जो है उसको बेच के हम पैसा लेंगे। अब मान लीजिए कि वो जो ज़मीन बेची और उसका कोई खरीदार ही नहीं मिला। उसका कोई खरीदार नहीं मिला तो फिर ज़मीन किसके पास रह जाएगी? वो सोसाइटी के पास रह जाएगी। यानी एक तरीके से सोसाइटी ने उस ज़मीन को खरीद लिया। अब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि साहब रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी पड़ेगी, एक तरफ कह रहे हो ज़मीन आप खरीद लो, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो बात है वो यही है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए तो फिर आपको इस बात की यानी रजिस्ट्रार की परमिशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप ले सकते। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई बैंक था, बैंक से सोसाइटी एफिलिएटेड थी। सोसाइटी का बैंक ने
सोसाइटी को कर्जा दिया हुआ है और सोसाइटी ने किसी दूसरे आदमी को दे दिया। आप इसको ऐसे समझना, ये बैंक है, बैंक ने पैसा दिया सोसाइटी को और सोसाइटी ने दे दिया किसी मेंबर को, ठीक है। सोसाइटी अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकती है, इसके अलावा किसी को नहीं दे सकती। अब इस मेंबर की जमीन जो है वो कुरकोनी है, ठीक है। एक तो तरीका ये है सोसाइटी खुद खरीद लेवे इसको, दूसरा तरीका ये है कि सोसाइटी ना खरीद के ये बैंक खरीद लेवे इसको। तो इन दोनों ही केस में आपको रजिस्ट्रार की परमिशन की जरूरत नहीं है ना, ये बात इंपॉर्टेंट थी। यदि सोसाइटी की किसी राशि की रिकवरी के लिए जारी डिक्री, डिक्री जो होता है वो आदेश ही होता है ना, डिक्री भी ऑर्डर ही होता है कोर्ट का, ये निष्पादन, निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन, यानी उसको मतलब किस तरीके से आप क्या कहेंगे हम, डिक्री का निष्पादन करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब आप ये समझ लो कि आपको शादी में काम दे दिया कि बेटा सुबह 4 बजे जाके और मंडी से सब्जी भी लेकर आनी है और तुझे ही हलवाई को फ़ोन करना है, तुझे ही नाश्ते वाले को फ़ोन करना है ना? ये सब चीज़ें अगर आपको कह दी, अब आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करोगे, पालन किस तरीके से करोगे? एक तरीके से ये बात हो गई। आप एक दोस्त को तो कहोगे कि यार तू तो मंडी से सब्जी लेके आएगा, दूसरे को कहोगे यार तू हलवाई से बात करना, तीसरे को कहोगे कि तू सब बर्फ लेके आना यार, है ना? ये चीज़ें, मतलब आप उसका पालन कैसे करोगे? तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए किसी बकायादार की संपत्ति की नीलामी या विक्रय किया जा रहा हो और उसके माध्यम से सोसाइटी ने स्वयं ने बकायादार की ऐसी संपत्ति, कोई जिसने सोसाइटी से पैसा लिया हुआ था, सोसाइटी ने खुद ने ही वो जमीन खरीद ली, उस केस में रजिस्ट्रार की मंजूरी की जरूरत नहीं है। यदि सोसाइटी की किसी राशि की रिकवरी के लिए जारी डिक्री के निष्पादन के लिए किसी बकायादार की संपत्ति की नीलामी या विक्रय किया जा रहा हो और उसके माध्यम से ऐसी सोसाइटी को जो ऋण देने वाले वित्तीय बैंक, अभी मैंने आपको बताया ऋण देने वाला जो वित्तीय बैंक है, अगर उसने सोसाइटी की संपत्ति खरीद ली हो, तब ऐसी स्थिति है ना, तब भी परमिशन की जरूरत नहीं है। अब देखो, यदि सोसाइटी के उपनियम है, उपनियम बोले तो बायलॉज, सोसाइटी जो काम करती है वो बायलॉज पर ही काम करती है। आप इसमें जो बुक आपके हाथ में आ जावे, जिन बच्चों ने बुक परचेज की है, तो सबसे पहले आप अनुसूचियां पढ़ना, इसकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो पर आप सबसे पहले बायलॉज पढ़ना और उप विधियां पढ़ना कि सोसाइटियां जो अनुसूची है ये है वो पढ़ना कि सहकारिता किन सिद्धांतों पे काम करती है। सोसाइटी के उप नियमों में मान लीजिए भूमि खरीदना हो, किसी को लीज पर लेना हो, है ना, अथवा भवन खरीदना, निर्माण करना, नवीनीकरण करने के उद्देश्य से शामिल हो। यानी इसने एक चीज कही कि भाई आपको रजिस्ट्रार की मंजूरी लेनी पड़ेगी अगर आपको भूमि खरीदनी है, पट्टे पर लेनी है, किसी के लिए भी। लेकिन आगे इसने ये कहा है कि ये चीज इन इन पर लागू नहीं होगी। पहली चीज, सोसाइटी खरीद रही है चीज जमीन को, दूसरी बैंक खरीद रहा है, तीसरी बात यह है अगर सोसाइटी के बायलॉज में, अगर उसके उप नियमों में लिखा हुआ है कि आप जमीन खरीद सकते हो, लीज पर दे सकते हो, अगर ये चीजें लिखी हुई है तो फिर आपको रजिस्ट्रार की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब यहां से भी सवाल बनता है कि किन परिस्थितियों में जमीन खरीदने, पट्टे पर लेने के लिए रजिस्ट्रार की उसकी परमिशन की या मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन होगा कि जब सोसाइटी के बकायादार की संपत्ति सोसाइटी ने खरीद ली हो। दूसरा ऑप्शन होगा कि किसी संबंध, अपनी संबंध सोसाइटी के बकायादार की संपत्ति को किसी वित्तीय बैंक ने, वित्त पोषित बैंक ने खरीद लिया हो। तीसरा ऑप्शन होगा कि जिस सोसाइटी के उप नियमों में भवन निर्माण करना या लीज पर लेना उसके उप नियमों में निहित हो ऐसा। चौथा, उपरोक्त सभी में। पांचवा कि साहब ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, अब में ही आपको करना पड़ेगा, अब में रजिस्ट्रार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर इतना गहरा इसीलिए बात मैंने बताई है ना। हर चीज हमें समझनी पड़ेगी। जब हम किसी स्टोरी की तरह याद करेंगे ना तो एक अलग ही मजा आएगा। जब हम पूरा एक्ट समझ जाएंगे कि ये एक्चुअल में बना किस लिए है, इसका कोई तो उद्देश्य होगा, ऐसे ही थोड़ी बना दी इतनी चीज, है ना। बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज और समझना आप इसमें, ये पॉइंट तो क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखना, इस नियम के तहत भूमि या भवन में इन्वेस्ट की गई रकम की प्रतिपूर्ति पुनर्व्यवस्था वहां आवश्यक नहीं होगी जहां ये रकम, अब देखो आपने कहीं इन्वेस्ट करी रकम, बात को समझना आप, कहीं इन्वेस्ट करी आपने
पापा से पैसे लिए, कहीं इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट की हुई रकम से कुछ प्रॉफिट आएगा, आपके पास आएगा, आप क्या करोगे? पिताजी को दोगे वापस। यानी कि वापसी का भी तो कोई प्रावधान होगा। भाई प्रॉफिट प्रॉफिट आप रख लो, लेकिन जो इन्वेस्ट किया है, वो पैसा तो आपको वापस सोसाइटी के फंड में जमा कराना पड़ेगा ना। यहाँ यही तो लिखा हुआ है कि आपके पास जो सोसाइटी के फंड्स हैं, उनको कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्ट करने का मतलब है, वो उसको दे तो नहीं दिए ना हमने, वो वापस भी तो आने चाहिए। लेकिन यहाँ इसने एक मेंशन किया है कि ये चीज़ें जो ऐसी हैं, ऐसी भूमि या भवन जिसमें इन्वेस्ट की गई है, यहाँ आपको वापस देने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको उसको सोसाइटी को वापस देने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर? किन-किन परिस्थितियों में? अगर सोसाइटी के लाभ में से निर्मित उसका भवन निर्माण निधि में उपयोग किया गया हो। कोई सोसाइटी है और वो भवन बनाती है, उसका काम ही यही है, हाउसिंग सोसाइटी है, और उसने अपने प्रॉफिट में से एक अलग से एक फंड बना लिया था पहले ही कि भाई इस पैसे का हम काम किस में लेंगे? इस पैसे को हम काम लेंगे भवन बनाने में, है ना? तो मकान बना-बना के और बेचेंगे। तो अगर आप मकान बना-बना के बेच रहे हो और आपने पैसा जो है वो इसकी इस भवन निर्माण निधि में से निकाला है, तो फिर आपको उस पैसे को आप जो इन्वेस्ट कर दिया उसको वापस सोसाइटी को देने की नहीं है। उसका प्रॉफिट वगैरह जो है, तो आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। उधार सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी जो है, उसके अलावा अन्य कोई सोसाइटी, जिसके सदस्यों से शेयर पूँजी के रूप में ये रकम प्राप्त की गई हो और उसे विशेष प्रकार के ऐसे कारोबार में लिए लगाया जाए, जिसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उधार सोसाइटी यानी कि जो कर्ज पे जो पैसा देती है लोगों को, उस सोसाइटी के अलावा उसकी बात नहीं कर रहा है। लोगों की शेयर पूँजी को भी लगा सकते हैं। यहाँ क्या बात कह रहा है ये? शेयर कैपिटल, जो लोगों ने शेयर खरीदे हैं, उस पैसे को भी ये लोग जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। भवन वगैरह इनमें बनाने में, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी भी पूर्ति वापस नहीं है, यानी उसका भी पैसा वापस सोसाइटी में जमा होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी पुनर्व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में मान जो सोसाइटी जिसके मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन ही इसी उद्देश्य से हुआ हो, जब रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें बाकायदा बायलॉज़ की कॉपी लगती है कि आपके क्या-क्या काम होंगे। अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के शेयर को जो है हम इस तरीके से काम में ले सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ है तो फिर आपको जो है उसकी प्रतिपूर्ति, पुनर्व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होगी। यह नियम सोसाइटी के आरक्षित निधियों के इन्वेस्टमेंट पर लागू नहीं होगा। इस नियम को जो है आप सोसाइटी के रिजर्व फंड फंड का जो इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पर इसको लागू नहीं करना है। ये बात इसमें लिख दी। ठीक है? अब चूँकि ये जो है ना, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बहुत लंबा नहीं खींच, इसीलिए क्लासेज़ मैं कोशिश करता हूँ छोटे रखने की। तो आज की क्लास इतनी रखेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि 25 से 30 मिनट की क्लास रहे, लेकिन फिर भी हो गई, है ना? आप अगर चाहते हैं कि ये चीज़ें लेना तो आप अभी एल क्लासेज़ का ऐप डाउनलोड कर लेना, है ना? 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है, 3 दिन चलेगा ये, 27 और 28 को, ठीक है? ये लास्ट ऑफर है, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया तो इसके बाद में कुछ बचा है नहीं, है ना? तो आप देख लीजिएगा। आप देख रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है भई? ये इतने दिन मैं बुक में व्यस्त था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, आज से मैंने वापस इसकी शुरुआत कर दी है। अब से बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है भई? थैंक यू सो मच।